हैदर वजीर। मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब की और पीटीआई के हवाले से तो हम तनकीद करते आए हैं उनकी हुकूमत के हवाले से, लेकिन आज हम बात करेंगे उस अपोजिशन की जो हो ना सकी और उस बयानिए की जो सामने आते आते फिर डैम लग गई उसके सामने, या वो बयानिया अब ख़त्म हो गया। आप इंग्लिश यानी कि अच्छा खैर दोनों सूरतों में डैम तो इंग्लिश का ही, अंग्रेज़ी वाले दोनों डैम चलते हैं, नून वाला भी और मीम वाला भी जिसमें ख़त्म होता है। बहरहाल हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, जो कि जिनका सियासी करियर अगर आप उसकी निचोड़ निकालें तो शुरू हुआ था जहाँ से उसको एन मुतरादिफ ख़त्म हुआ, यानी कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुए थे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगाते लगाते नवाज शरीफ साहब इसको वाकई ख़त्म समझते हैं क्या? नवाज शरीफ साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारे लगाते लगाते मेरी नज़र में डूब गए। वहीद साहब जो हैं शायद डिसएग्री करें इस बात से। बहरहाल ये नारे जो गए और मतलब फर्क है। I mean he's lost a battle. No, he's lost a battle or is he lost a war? मेरे ख्याल से डूब गए से कोई अब शक नहीं हो सकता। औरों को भी ले डूबेंगे या नहीं के ऊपर कॉन्वर्सेशन हो सकती है। नवाज शरीफ साहब की अपनी बराह रास्त सियासत तो अब चलें, अब मतलब बराह रास्त पार्लियामेंट्री सियासत या आप सियासत ही समझें, क्योंकि पार्लियामेंट्री सियासत तो इट्स क्लियर है, राइट? हम तो डूबे हैं, औरों को अगर वो ले डूबेंगे या नहीं नहीं, यहाँ तो अभी लग रहा है कि वो औरों को बचाने के चक्कर में। $1 मिलियन क्वेश्चन नहीं है, वो लंदन में 4 अपार्टमेंट्स की कीमत का क्वेश्चन है। इट्स जस्ट दैट मच। अब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पैनामा पेपर्स बैनुल अक़वामी तौर पर एक लीक होती है, एक ऐसे मतलब आज आप इस तरह का शो करना चाह रहे हैं, एक ऐसी लॉ फर्म से लीक होती है कि जिसको आप न्यूट्रल पार्टी समझते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं शायद न्यूट्रल पार्टी नहीं थी क्योंकि अमेरिकन जो इन्फ्लुएंस नहीं थे उसमें। बहरहाल लीक होती है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब के उन साहबजादों के और साहबजादी के नाम सामने आते हैं कि जैसे कि उनकी अकाउंट्स थी, उनकी कुछ डीलिंग्स थी और कुछ घराने थे। उसके ऊपर फिर एक तवातर से ज़राए सामने आते हैं कि ये हैं वो ज़राए बेसिकली डूडल्स होते हैं। उसके बाद वो ज़राए जो हैं वो पुख्ता इस तरह किए जाते हैं कि कतरी ख़त लिखता है कि जी शायद मेरे वालिद साहब ने कुछ किया था, मुझे कुछ याद है लेकिन अब मैं लिख के नहीं दे सकता, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब अब उस ख़त से हट जाते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट एक JIT बिठाता है, JIT ये फैसला करती है कि हमारे सामने वो ख़त तो कबूतर खा गया रास्ते में, नवाज शरीफ साहब के लिए भी खा गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट फिर फैसला करती है कि बादियुन नज़र सदाकत और अमानत के मेयार पर ये खुर्द-बुर्द है, आपने डिक्लेयर नहीं किए हैं अपने असासे, और इस बात को महवर ठहराती है कि आपका एक अकामा था और लीगल एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि वो अकामा क्योंकि दिखा देता कि एक कैपिटल FZD के अंदर नवाज शरीफ साहब का चेयरमैन का रोल है, जिस कैपिटल FZD का सिर्फ काम ये है कि हिल मेटल से बहुत सारे पैसे उसके अंदर आते हैं और उसके बाद वो निचोड़ कर नवाज शरीफ साहब की जेब में आ जाते हैं, लिहाजा उसको छुपाने के लिए एक मटीरियल इम्प्रोप्राइटी थी, नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाते हैं। जिसके बाद नवाज शरीफ साहब को जमहूरियत याद आ जाती है, नवाज शरीफ साहब को उसूल याद आ जाते हैं, नवाज शरीफ साहब वोट को तकद्दुस याद आ जाता है। वो फेडरल गवर्नमेंट जिसका उनको एक मुगलाई बादशाह की तरह चलाने का शौक़ था, एकदम से उनको रूल्स ऑफ गवर्नेंस और बिज़नेस याद आ जाती हैं वही साहब, और फिर वो एक मुहिम पे निकलते हैं। वो 23/5/2018 वोट को इज़्ज़त दो की जो मुहिम थी वो आई थिंक जिस तरह परवान पकड़ रही थी, चढ़ रही थी, और उसमें कोई शक नहीं है कि उनकी सियासत जो है वो एक उरूज तक पहुंच गई थी, जिसमें मरीम नवाज साहिबा का मेरे ख्याल से कलीदी किरदार भी था और वो ख़ुद के एक लीडर के तौर पे उभरी। और आई थिंक ये पाकिस्तान की सियासत में लग रहा था कि कोई शायद एक मोड़ आने वाला है। नहीं, नवाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन वाकई में लग रहे थे, यानी कि एक फायर थी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन कम से कम कह लें, लेकिन वाकई में एक लीडर दिखाएं ज़रा, अगर हम दिखाएं नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दिलाने के लिए जब निकले, जब उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकाल दिया गया। मेरे खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मन घड़त और खुद साख्ता मुकदमात की वजह यह है कि मैंने सर झुका के नौकरी करने से इनकार कर दिया। -1 का असूल तय पा जाए तो अकामा जैसा बहाना ही बहुत काफ़ी होता है। अब देखें, कुछ बातें बराह रास्त और कुछ बातें बिलवास्ता, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने अदा की, ये खलाई मखलूक वाली बात, ये बड़ी बात थी उस वक्त। प्रेशर हटाने की एक बहुत उम्दा ये एक तरीका था उनका कि बजाय हेड ऑन कॉन्फ्रंटेशन के एक बात को बाजार आम में ले आना बहुत बेहतरीन तरीका था। ये खलाई मखलूक से हमारी लड़ाई है, नजरदारी से, बहुत ज़्यादा बिलवास्ता नहीं था, ये बराह रास्त के ही ज़ुमरे में आ गया था। ख़ास करके देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो तनकीद TV पे और वैसे बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वो फिर आके काउंटर भी नैरेटिव में नहीं कर सकते। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा, ठीक है, उनके प्रॉक्सी ज़रूर आते हैं, बट टॉक शोज़ पे इस्टेब्लिशमेंट आके बैठती नहीं है।
और जब आप तनकीद करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की या जुडिशरी की, तो ये जहन में रखना चाहिए कि कतई नज़र इस बात से कि ये क्या गैर आइनी बात हो, लेकिन क्योंकि वो सामने आके नहीं अपना दिफा कर सकते आइनी तौर पे, तो फिर जो तरीके होते हैं उसके रिस्पांस के वो फिर पसे पर्दा होते हैं। ये मैं कह रहा था कि ये बराह रास्त नहीं है इन रिलेशन टू द एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ बराह रास्त होता क्या है। ये मरियम नवाज शरीफ कोर्ट की हुर्मत के लिए कोशिश करोगे, कोर्ट की इज्जत के लिए जंग लड़ोगे। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है, पहला मुकदमा, फैसला पहले आ गया और ट्रायल जो है वो बाद में चल रहा है। जो नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन में साजिश कर रहा है वो सुन ले, 2018 में नवाज शरीफ को बारिश की तरह वोट पड़ेगा, बारिश की तरह इंशाअल्लाह। जो डर गया वो लाडला, जो डट गया वो गद्दार। अगर कोई ये बात करता है कि हर इदारे को अपनी आईनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात है? अच्छा, इसमें एक ज़ाती बदकिस्मती आई सामने और एक उमूमी पार्टी की बदकिस्मती सामने आई। वहीद साहब, ज़ाती ये कि इनकी वालदा और नवाज शरीफ साहब की ज़ौजा अलील हो गई, और पार्टी की भी उसी तरह ये बदकिस्मती सामने आई कि इस पीक क्रेसेंडो पे ये लोग चले गए और फिर ये इल्ज़ाम लगे, ये बात सामने आई। बट आई डोंट थिंक दैट्स व्हाट डिड देम इन। आई थिंक वहाँ भी इनकी मकबूलियत उरूज पे थी। नहीं, अरेस्ट इसलिए नहीं हुआ ना, वो जजमेंट आई नैब की, यानी इनका मोमेंटम रुका इसीलिए ना। आई थिंक वो मोमेंटम फिर भी अपनी जगह था, ज़्यादा नहीं रुका। वो रुका उस दिन जहाँ राब्ता मुनक़ता हुआ 13 जुलाई को, जब ये अरेस्ट होते हैं और इनका राब्ता वोट को इज्जत दो तहरीक का राब्ता मुनक़ता हो जाता है अवाम के साथ, तो उसके नताइज जो हैं वो सियासी तौर पे 25 जुलाई को भी नज़र आते हैं। कतई नज़र अगेन इस बात से कि किस हद तक इलेक्शन मैनिपुलेटेड था या नहीं था, लेकिन हम अगर एवरीथिंग अबव बोर्ड भी अगर देखें तो देयर इज़ नो डाउट कि इनके जेल में होने से बहुत फ़र्क पड़ा है इलेक्शन के रिजल्ट को। खास कर देखें, ये बात भी जो है ना बड़ी आसानी से भुलाई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त भुलाना बहुत आसान है, क्योंकि इस वक्त मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल चुप हैं। ये भी नहीं कि चुप हैं, बिल्कुल चुप हैं। तो ये बात अभी भुलाई जा सकती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक भुलाई नहीं जा सकेगी मेरे ख्याल से, कि एक जो बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत में एक मेरे ख्याल से इवेंट था, वो मरियम नवाज साहिबा का एक्टिव सियासत में आना था। अच्छा, ये मरियम जिस तरह वो एक लीडर बन के उभरी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से हमने सिंस इमरान खान जब आए थे सियासत में, उसके बाद से एक ऐसी पर्सनैलिटी आई थिंक पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में। ये मरियम नवाज साहिबा की ट्विटर अकाउंट पर भी आएंगे। अब ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट होती हैं, मरियम साहिबा की वालदा और नवाज शरीफ साहब की ज़ौजा इंतकाल पा जाती है 11 सितंबर 2018 को, जिसके बाद वो फ्यूनरल के लिए ये दोनों अशखास निकलते हैं और ऑब्वियसली कंसिडरिंग द सिचुएशन कोई सियासी बात नहीं होती। उसके बाद अतर मिनरल साहब की डिवीज़न बेंच जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस जजमेंट ने इनको जेल किया था, उस जजमेंट को सस्पेंड कर देते हैं और ये दोनों और बोनस में सफदर साहब, जिनकी आज हम बात नहीं कर रहे, इन तीनों को रिहा कर दिया जाता है। वही साहब, फिर 19/9/2018 को जजमेंट जब सस्पेंड होती है तो एक 4.8 मिलियन फॉलोअर्स की ट्विटर अकाउंट है, उस 4.8 मिलियन मरियम नवाज साहिबा की, उस पर तवातुर से जो कमेंट्री हो रही थी वो भी सस्पेंडेड रहती है, उसके ऊपर कोई कमेंट्री शुरू नहीं होती। अब हम पूछते थे कि ये क्यों है, तो हमें जो जवाब मिलता था वो इस तरह का था कि फिर आप मजीद सवाल कर नहीं पाते थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे शाहिदुल्लाह खान साहब ने वहीद साहब से बात करते हुए क्या कहा। मरियम नवाज साहिबा जो इतनी बड़ी लीडर बन के उभरी थी, बुरे वक्त की लीडर बनी थी, बुरे वक्त से लीडर बनी थी, अभी भी फिर एक बुरा वक्त है, शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हुए, लेकिन वो खामोश हैं। इसकी क्या वजह है? ये ऐलान हो चुका है कि 40वें के बाद दोनों जो हैं वो अपना किरदार उसी तरह से अदा करेंगे। ये फिर 40वें तक हम यही समझें ऑब्वियसली कि एक बहुत बड़ा सदमा है, तो इस वजह ऐलान शहबाज शरीफ साहब एज प्रेसिडेंट PMLN कर चुके हैं। अच्छा, ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने ये बात क्लियर कर दी। अब आप अगर सवाल करें उनके, देखें जी उनकी निजी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें ये भी मैं बात बता दूं कि जो जिस तरह का देखें किसी का भी फैमिली स्ट्रक्चर हो, एक वालदा की वफात के बाद सोगवार होना 40 दिन तक ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो इन देयर पोजीशन नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि इन देयर पोजीशन इस तरह की साइलेंस गैर मामूली भी समझी जा सकती है। लेकिन आफ्टर द 40 डेज 21/10/2018 आज हम सवाल 24/11 है, यानी कि नहीं, एक सेकंड, इस वक्त सवाल ये है कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? मेरे ख्याल से दिस इज अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। नहीं, अभी तक तो हमें पता नहीं था ना, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता दर हफ्ता जब ये साइलेंस कंटिन्यू करी
तो ये बात आया हो गई कि ये महज 40 कोई कहेगा डील है, कोई कहेगा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई कहेगा नजरिया ज़रूरत है, बिल्कुल, तो उसमें भी स्ट्रैटेजी में आ जाता है ये। लेकिन अच्छा, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। मेरे ख्याल से वो समझते हैं कि इस वक्त जबकि एक दफ़ा इलेक्शन हैज़ बीन लॉस्ट, राइट और रॉन्ग, इट्स बीन लॉस्ट, इमरान खान इज़ प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त हालात हैं, इस वक्त इनका निकलना और कुछ कहना जबकि इनके लीगल मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, इनके लिए फीजिबल नहीं है। पीएमएल नून को इस वक्त इनकी लीडरशिप की वो ज़रूरत नहीं है जो आइंदा हो सकती है। इस वक्त की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वोट को खामोशी से इज्जत दो। नहीं, इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है दे हैव टू सर्वाइव। इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि यू सर्वाइव टू फाइट अनदर डे। और मरियम नवाज के हवाले से ये मैं कह रहा हूँ कि मरियम नवाज इज द वन विद द फ्यूचर। इतनी बातें क्यों की? देखें, वो इलेक्शन से पहले था ना। नहीं तो भाई बारिश की तरह वोट पड़ेगा, वोट को इज्जत दो, ये एस्टैब्लिशमेंट इस तरह नहीं चल सकता। जस्टिफाइबल पॉलिटिकल स्लोगन जो लेके वो इलेक्शन में गए, उससे पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसकी वजह से एक सेकंड, जिसकी वजह से ये देखें ये स्लोगन शायद फेल ना हुआ हो, अरेस्ट जब ये हो गए। मैं कह रहा हूं बट व्हाट इज रॉन्ग विद द फैक्ट कि आपने एक स्टांस लिया था और आज वो स्टैंड ले। देखें, वोट को इज्जत दो, इलेक्शन में इज्जत दी जाती है ना वोट को। आप ये कह रहे हैं ये अभी इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा। लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं थी, ये टू द बोन। नवाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे, बाजी उनके लिए खून की बाजी थी, इसके बाद कोई बाजी थी नहीं। ऐसे नहीं जाएगा मामला, ये अपने इख्तिताम तक पहुंचेगा। हम सब एक होके आगे बढ़ेंगे। वोट को इज्जत दो का जो एक हमारा नारा है, ये अल्लाह के फजलो करम से घर घर फैल चुका है। इसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामे के लिए मैं इंशाल्लाह सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ। अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा इंशाल्लाह, ये मेरा मिशन है। आप कह रहे हैं गो इमरान गो, मैं समझा आप कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। मेरा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वही साहब इन्हीं की पार्टी के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने गलती से अमली जामा को अमली पजामा कह दिया था। तो कहाँ गया वो सारा, मतलब ये मौक़िफ़? लेकिन जिस तरह मैं कह रहा हूँ वोट को इज्जत दो वाज समथिंग लीडिंग अप टू द इलेक्शंस। आपने वोट के ज़रिए से वोट को इज्जत दिलवानी थी। ये जिस भी तरह से देखा जाए इस पे वो पूरी तरह कामयाबी इनको नहीं मिली। अब जब कामयाबी नहीं मिली, इनके अभी जो पर्सनल लीगल मसाइल हैं वो इनकी इस वक्त जो है ना फोकस है। फोकस इसलिए है क्योंकि जब तक ये जजमेंट जो अब आ चुकी है, खासकर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, जब तक ये उलट नहीं हो जाती, सस्पेंड कम से कम अभी तो सस्पेंड हुई है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाती वो सियासत किस तरह करेंगे? अच्छा एक सेकंड, मेरे ख्याल में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं, आप मुझे बताइए। आप देखिए एक सेकंड, अगर ये लीगल मसाइल उनके ना हो तो आपके ख्याल से मरियम नवाज के रास्ते में क्या है? मैं आपको मैं एक पोजीशन सामने रखता हूँ, आप मुझे बताएं अगर आप एग्री करते हैं या नहीं। नवाज शरीफ साहब ने उमर के इस मोड़ में डिस्क्वालीफाई होने के बाद ये फैसला कर लिया कि मैं अपना नाम सुरखरू करना अपनी बेटी के थ्रू कर सकता हूँ। और मेरा एक और चीज़, उन्होंने ये सोचा होगा कि मैं आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज दैट पर्सन जो चोरी पे बाहर फेंक दिया गया। आई वांट टू बी रिमेंबर्ड एज द पर्सन जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा। तो वो लड़ाई लेने के लिए और अपनी बेटी का जायज़ पॉलिटिकल करियर उनकी नज़र में सामने बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ साहब ये लड़ाई लेते हैं, जेल भेज दिए जाते हैं। जेल में इतना मोटा मैट्रेस होता है, चाहे आप साबिक वज़ीर आज़म हो। इतना मोटा नहीं होता, इतना पतला होता है। ऐसी मुश्किलात होती हैं जिनको मैं भी बर्दाश्त ना कर पाऊँ। मैं 70 साल का नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, लेकिन ऐसी मुश्किलात होती हैं जो अंडरस्टैंडेबल हैं कि नवाज शरीफ साहब को बहुत मुश्किल होता हज़म करना। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जब सस्पेंडेड जजमेंट के साथ बाहर निकलते हैं और जिस कंजर्वेटिज्म की उनकी इन्वायरमेंट है, उनका एक फ़ैसला हो गया कि मरियम साहिबा को उनकी तरफ से डायरेक्शंस हैं कि आप इस वक्त कुछ नहीं बोलेंगी, अभी आपकी लड़ाई लेने का मौका नहीं है, अभी ज़रा मुझे संभालने की कोशिश करने दें। और वो संभाल जो डाल रहे हैं उसकी उनको कोई सक्सेस की इरादा या सक्सेस की उम्मीद गारंटी नहीं है, उम्मीद होगी। लेकिन इस वक्त मरियम साहिबा 4.8 मिलियन लोगों से ट्विटर पे इसलिए बात नहीं कर रही, इसलिए उनको अपने वालिद साहब की इजाज़त नहीं है। नहीं, वो इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि वालिद साहब से मिलके जो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है उसके लिए ये जरूरी है कि वो कॉन्फ्रंटेशन अभी ना लें। मैं वापस दिखाऊं आपको ये किस तरह बात करती थी? नहीं, कि जिस भी तरह करती हूं, मैं तो ये कॉन्फ्रंटेशन का टाइम नहीं है, ये मुमकिन समझता ही नहीं हूं। आप सही कह रहे हो, मैं ये नहीं कह, मैं आपसे एक सेकंड देखिए, मरियम नवाज साहिबा अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकती। ये टाइम वो मौक़िफ़ लेके आगे बढ़ने वाला है नहीं। जब ये टाइम नहीं है ये वो मौक़िफ़ लेके आगे बढ़ने वाला, तो खामोशी इख्तियार कर लेना इस वक्त वो स्ट्रेटेजिकली बेहतर है। आप ठीक कह रहे हैं,
लेकिन ये बात मरीम नवाज़ साहिबा ने मेरी नज़र में, ऑब्वियसली अब मुझे कुछ पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में मरीम नवाज़ साहिबा ने इस बात को अग्री करते हुए चुप नहीं रही है। उनको बताया गया है, उनके वालिद साहब ने उनसे ये डिसीजन अपने उनके हाथों से ले लिया है। ये मैं नहीं कह सकता कि बताया गया या नहीं, बट जाहिर है कि ये फैमिली ऐसी, जब बड़े मियाँ शरीफ साहब हयात थे तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ टोटली उनकी सुनते थे। तो ये बात तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं कि नवाज शरीफ इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड नवाज शरीफ साहब ने अगर कुछ कहा होगा मरियम नवाज साहिबा को तो वो सुनेंगी। नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनसे मशवरा नहीं किया गया होगा या उन्हें कोई बच्चों की तरह डांट के कोने में बिठा दिया है, ये कहना वो एक अलग बात है, वो बात सही नहीं। कारे शरीफ सियासत है, इसकी बागडोर मरियम नवाज साहिबा के हाथों से ले ली गई है, बाकायदा तौर पर उनके हाथों में जो थी वो उनसे ले ली गई है, बिकॉज नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि मैं इस डिच मजीद नहीं फंसा रहना चाहता। ये मेरी राय है। अच्छा, आपको याद है वो ये हैं वो ज़राए, वही साहब वो ये हैं वो ज़राए। वो ज़राए का मेयार कुछ ऐसा था कि नवाज शरीफ साहब ने रद्द कर दिया। अब दूसरे ज़राए सामने आए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये इतने अमीर ख़ानदान थे, उसकी सबूत जो है वो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब दे रहे हैं। मैं चाहूँगा ये मेयार है, तस्वीर देखें आप, 3 तस्वीरें मेरे पास। अच्छा, वो जापानीज़ है, चाइनीज़ नहीं है। अगर एक बंदा कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों अज्यूम कर रहे हैं? वो ठीक है, बेवकूफ़ी की बात की है उन्होंने, नहीं तो वो नहीं, लेकिन एक वो जो ये है वो ज़रा इसका ये मतलब नहीं है कि मियाँ शरीफ अमीर नहीं थे। इसका बस ये मतलब है कि वो उसको दिखाने के लिए और वजाहत करने के लिए कि वो जज्बा हुब्बुल वतनी कितनी है शरीफ खानदान में, बेवकूफ़ी की बात उनके एक बंदे ने कर दी। Former Prime Minister Nawaz Sharif on Thursday told an accountability court he has never had any transaction with Qatari Prince Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabir Al Thani। नवाज शरीफ साहब ने कहा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि मैंने आज तक इनके साथ कोई ये सारी डिटेल में जाने के बजाय आप ये बात मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि देखें, 2 चीज़ें। एक तो प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह अपना केस लड़ा है वो नाकिस नज़र आता है अभी तक, और जो इनकी स्टोरी है या जो उनकी जो मनी ट्रेल वो ये भी दिखा नहीं सकें। कुछ शहर के लोग भी जालिम। इनका मनी ट्रेल दिखाने का बर्डन जब आएगा, जब प्रोसिक्यूशन अपना पहला बर्डन जो है डिस्चार्ज करेगा, वो नहीं हुआ है। सही, आपकी क्या राय है? facebook.com/agenda360 @agenda360 समा। आज मेरा ट्विटर हैंडल मैं आपको बताऊंगा, JAFERII आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। हैदवी10 हेल्थ आपका ट्विटर हैंडल है, @HAITERWAHWED10। अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। एक ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। हम इस सेगमेंट में बात करेंगे PTI के हुकूमत के 100 दिन होने वाले हैं। 96 दिन लगभग हो चुके हैं अगर आप पहली काबीना की तश्कील से गिने, तो अगले 4 दिन में PTI क्या करने वाली है और पिछले 96 दिन में क्योंकि उन्होंने क्या क्या नहीं किया के हवाले से हम बात करेंगे। ये जब आपकी सियासी जमातें होती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी लीचेस होती हैं अलग अलग लेवल्स की। तो एक लीच होते हैं वो लोग जो बहुत अच्छे क्वालिटी पेपर के ऊपर आपकी जो पार्टी की सिमत है और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रिंट करके फिर उससे बेसिकली उनकी ज़राए आमदन यही होती है। तो PTI के अंदर भी एक 100 डेज़ एजेंडा था। वो मैं नहीं कह रहा कि उसकी बनाने की नीयत ही ये थी, लेकिन वो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट था वहीद साहब, बहुत सारे पेजेस पर मबनी था। उसका जो निचोड़ था वो खान साहब ने खुद ही बताया था इलेक्शन से पहले। आपको दिखाना चाहूँगा। 100 डेज़ की पॉलिसीज़ हैं। इस सब का मकसद ये है कि तालीम भी हो तो निचली तबके को हमने कैसे उठाना है, अस्पताल हो तो हमने कैसे आम आदमी का इलाज करना है, अगर वो पैसे नहीं दे सकता उसका मुफ्त करना है, रोजगार हमने कैसे प्रोवाइड करना है। 20 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आते हैं, नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं, आगे सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इसको हमने कैसे एक लाइबिलिटी को एसेट कैसे बना देना है। जो डिलीवरी है, जो सिविल सर्विसेज है, उनको कैसे हमने रिफॉर्म करना है कि वो हमारा ये जो हमारी जो पॉलिसीज हैं ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करें। सुना आपने भाई साहब, तालीम ठीक करनी है, अस्पताल ठीक करना है, रोजगार जो कि 20 लाख लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, उनको असासा बनाना है। 96 दिन हो गए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनी है, कोई कमेटी नहीं बनी है। एक बिल पास हुआ है, वो फाइनेंस एक्ट है, वो उनकी मजबूरी थी पास करना, और उसको पास करते हुए नेट नतीजा ये निकला है कि टैक्स नेट जिसको बढ़ाने की बात करते थे उसको मजीद घटाया है, और जो मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग टैक्स देते थे उन पर टैक्स का वजन बढ़ाया है। एक भी हुकूमत का दिया हुआ बिल नहीं है। 4 प्राइवेट मेंबर बिल हैं, वो भी उनके नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्पेसिफिक्स है ना, पहली बात है ये बातें ही खान साहब की बड़ी वेग थी कि हमने रोजगार देना है तो ये करना है, तो वो करना है। पॉलिसी आप बगैर कमेटी की कैसे बनाएंगे? लेकिन 100 दिन के बाद मेरे ख्याल से जो सबसे अहम चीज़ है
वो है कि ये जो एक उम्मीद और जिस भरोसे के साथ खान साहब आए थे कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, I'll handle it, तो उस तरफ क्या एक सिमत तय की गई है जिसका चाहे आज एक बेबी स्टेप हो, एक बच्चे का छोटा कदम तक लिया हो, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस, और वो भी ना लिया हो, वो भी ना लिया हो तो फर्क नहीं पड़ता। एतमाद इंस्पायर हुआ हो कि ठीक है जी, ये 22 साल मेहनत कर रहे थे ऑन पेपर, इनको पता है, दे हिट द ग्राउंड रनिंग। सिर्फ 100 दिन में एक चीज मैं एक ही चीज ढूंढ रहा था कि एक चीज जो है वो फील आपको हो कि भाई ये जो बात कह रहे थे कि मैं करूंगा 5 साल में, उस तरफ ही उनकी नजर है और वो काम कर सकते हैं। ये भरोसा जो इलेक्शन के दिन था जाफरी साहब, अगर आज भी ये भरोसा है तो ये 100 दिन में कामयाब है। ठीक है। अच्छा, मैं एक भी चीज मैं नहीं देखूंगा जो उन्होंने एक्चुअली की है, अदर देन कि वो चीज जो की है वो इस तरफ इशारा करे कि उस भरोसे को मजीद मुस्तहकम करे या कम से कम घटाए नहीं जो भरोसा पहले दिन था कि ये नया पाकिस्तान। अच्छा, मैं इसके लिए एक मार्कर रखना चाहूँगा। एक लॉलीपॉप है जो हम 3-4 करोड़ पाकिस्तानियों को देते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा लोगों को देते हैं, जनूबी पंजाब में जो रहते हैं। उन जनूबी पंजाब में मुकीम पाकिस्तानियों को सिमत का एक सेंटेंस से किया जा सकता था खान साहब की तरफ से उस प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर में जिसका उन्होंने वादा किया था, अभी तक उसको मुनक्किद नहीं हुआ। अच्छा, सिमत का तयन क्या था जनूबी पंजाब पर खान साहब का 9/5/2018? हमने ये जो फैसला किया कि जनूबी पंजाब का सूबा होना चाहिए। जनूबी पंजाब में लोगों के एहसास महरूमी है, इसके पीछे पूरी एक तारीख है। एक सूबा बनाना आसान नहीं है, इसके बड़ी लॉजिस्टिक्स की जरूरत है, लेकिन इसके लिए हम पूरी अभी से प्रेपरेशन करेंगे, बल्कि अभी कमेटी बना देंगे। अच्छा, अगर आप जूम आउट करें ना खान साहब पर से 9/5/2018 को, तो ये जो पहने हुए थे स्कार्फ, ये इसलिए पहने हुए थे, इसलिए इनके साथ दाएं जानिब या बाएं जानिब मुझे याद नहीं है, जनूबी पंजाब महाज ने इनको ज्वाइन किया था और एक तरफ उनके खुसरो बख्तियार साहब बैठे हुए थे। मखदूम खुसरो बख्तियार महल के मालिक हैं। जनूबी पंजाब के जो दर्द हैं उसकी बुनियादी वजह ऐसे लोगों को क्योंकि समझा जाता है, तो उनके साथ मिलकर खान साहब जनूबी पंजाब के अंदर जो खुद कहते हैं कि एक एहसास महरूमी है, उसको दूर करने के लिए वहीद साहब उनके साथ इस तरह मिले कि वो भी उनके मिनिस्टर हैं, और जो एक और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिशियन है, बहुत ज़बरदस्त ओरेटर हैं, लेकिन उनकी भी ज़राए आमदन इन्हीं लोगों के गरीबों की एहसास महरूमी पर तावीज़ें देना है। अब ये सिमत का तयन था। चीफ मिनिस्टर जो है वो भी उन्होंने जनूबी पंजाब से बनाया, लेकिन सच बात यह है कि 2 फेडरल मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत बड़े ओहदे हैं जो कि जनूबी पंजाब को मिले तो ज़रूर, लेकिन ये वही बात है कि सियाफाम अमेरिकन जो हैं उनके हालात नहीं बदले, जबकि एक सियाफाम प्रेसिडेंट बन गया था। प्रेसिडेंट यानी कि लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो कागज़ पे है वो सियाफाम अमेरिकन बन चुका था, लेकिन उनके हालात नहीं बदले, क्योंकि हालात इस तरह नहीं बदलते कि जब आप किसी को ओहदे दे देते हैं लॉलीपॉप। लेकिन अभी देखें हालात बदलने मैं नहीं देख रहा, मुझे 100 दिन में नहीं देखना कुछ भी बदलना, आप देखें। लेकिन नहीं, एक सेकंड, अब जो जनूबी पंजाब से बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं, क्या ये ओहदे पे जो लोग फायज हैं वो इंस्पायर कॉन्फिडेंस करते हैं कि वो नया पाकिस्तान बनाएंगे? सिर्फ ये सवाल है 100 दिन में, मेरा और कोई नहीं। 100 दिन के जनूबी पंजाब के हवाले से 100 दिन के अंदर हुकूमत की तरफ से एक बिल टेबल किया गया हो जिसका नाम हो द क्रिएशन ऑफ अ सदर्न पंजाब प्रोविंस, जिसका वादा था 100 दिन में एक बिल तो टेबल किया जा सकता था, एक कमेटी बनाई जा सकती थी इन्हीं मखदूमों की जो मिलकर कहते हैं या नहीं बनी। नहीं, कोई कमेटी नहीं बनी क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं बनी, क्योंकि उसके बाद सारी कमेटीज ने बनना है। पहले तो पंजाब असेंबली को यह पास करना है, जिस पोजीशन में भी खान साहब ऑलमोस्ट हैं, तो उनके पास ये एक्सक्यूज भी नहीं है कि हम ये कर ही नहीं सकते। नहीं, लेकिन रेजोल्यूशंस और बिल्स टेबल होना, देखें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग को टेबल होना, एक डिबेट हो जाना। Let's call a spade a spade. 100 days is too soon, yes, but in these 100 days उन्होंने जनूबी पंजाब सूबे की तरफ वो कदम नहीं उठाए या वो बातें नहीं की, वो सिमत नहीं तय की कि जिससे आज हम इंस्पायर्ड हों, ये समझें कि ये काम अगले 5 साल में हो जाएगा। हो सकता है हो जाए, अभी तक नहीं समझ आती। पुलिस रिफॉर्म्स करने थे, सिमत का तयन पुलिस रिफॉर्म बनाना था, उसका जो सरबराह था वो इस्तीफा दे चुका है। एहतसाब ब्यूरो जो खान साहब की सबसे बड़ा बैज ऑफ ऑनर था, उसको पख्तूनख्वा की हुकूमत खुद रैप अप कर रही है। वही साहब, अब ये जो दुरानी साहब का है ना, ये अनफॉर्चुनेट है, जिस तरह खान साहब उनका नाम भी ले चुके थे और इतना दारोमदार था उनका, लेकिन अगेन ये चीज़ें होती हैं। ग्रोइंग पेन्स इन द फर्स्ट 100 डेज मैं नहीं देख रहा इस चीज़ को। अगर तो पुलिस को इंडिपेंडेंट करने की तरफ बाकी सूबों में, ख़ासकर पंजाब में जहाँ ये कर सकते हैं,
जहाँ पे पख्तूनख्वा की तरह कम से कम कर सकते हैं, क्या उस तरफ पेशरफ्त हुई है उस तरह की कि जिसको हम देख के समझें कि ये काम भी हो जाएगा, नया पाकिस्तान पंजाब में बन जाएगा, नया पंजाब बन जाएगा या नहीं? एटलीस्ट पुलिस की हद तक अगर हम बात करें, क्या खातिर खा इस तरह के काम हुए हैं? ये चीज़ जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लगना चाहिए। अच्छा, पहले ये 2 दिन में महसूस होना चाहिए कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे कि कदम भी ना लिया हुआ। एक होता है ना, जिस तरह मैं यूं थोड़ा आगे हूँ, इतना भी है तो बहुत है 100 दिन पहले 2 दिन में। अच्छा, हम मेयार जो है जिम्मेदारी के साथ खान साहब के तय करदा आपको दिखा रहे हैं, वरना अगर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता अगर हम मुराद सईद साहब के तय करदा आपको मेयार दिखाएं कि दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। 2 दिन के अंदर क्या होगा? जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा। साहब, मईशत का सारा हल हो जाता भाई साहब 3-4 दिन। देखिए, एक बात और है जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, ये जो 100 दिन होते हैं ना, इसमें इन 100 दिनों को एक हदफ कि कुछ चीज़ होने का रखना ही नहीं चाहिए। 100 दिन का हदफ तो होना ही सिर्फ इस चीज़ के लिए चाहिए कि हम जो चीज़ होनी है, इन्होंने ही रखा था ना, हमने तो नहीं कहा था 100 दिन। आई थिंक 100 दिन का हदफ ही नहीं होना चाहिए। नहीं, 100 दिन सिंध का तयन तो होता है ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, देखिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा जिसमें हम दोनों लिटिगेट भी किया है हमने। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म बनते हुए ये कहा कि मैं ऑटोमेटिक वेपन्स पाकिस्तान में अलाउ हुआ नहीं देखना चाहता, पूरी दुनिया में कहीं जवाज़ नहीं है कि आप AK-47 लेके घूम रहे हो। नीयत उनकी बहुत सुनहरी थी, लेकिन उस नीयत की ट्रांसलेशन उनको करनी चाहिए थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू। इंटीरियर मिनिस्ट्रीज सारी प्रोविंशियल साथ बिठाते, होम मिनिस्ट्रीज, और उनके थ्रू काम करते। उन्होंने ये नहीं किया। एक बहुत भोंडे और इलीगल तरीके से अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री में एक फरसूदा कानून के तहत कैंसिल कर दिए लाइसेंसेज, और उनका हाथ जो है वो फिर नहीं अपनी नीयत पूरी कर पाए। लेकिन नीयत का इजहार तो किया, इजहार तो था कि मैं ये चाहता हूँ। मेरा अव्वलीन तरजीह ये है कि ये जो AK-47 लेके लोग घूमते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जिन चीज़ों का इजहार हुआ है और बाखूबी हुआ है। पहली जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इजहार हुआ है वो है अकाउंटेबिलिटी। उसको कुछ लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शायद देखें, लेकिन जाफरी साहब जो नंबर 1 चीज़ है जिसका हम बार बार सुन रहे हैं कि इन चोरों को मैं पकड़ूंगा, ये जेल में हैं या जाएंगे, करप्शन मैं ख़त्म करूंगा। अच्छा, इस हवाले से थोड़ा सा 2 चीज़ें। एक मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब की तरफ से शायद इसलिए कि कोई मंसूबा ही नहीं लगे, कोई हाई एंड करप्शन की बात अभी तक कोई बू नहीं आ रही, क्योंकि मे बी अगेन इट्स टू सून। लेकिन जहाँ अकाउंटेबिलिटी की बात है वहाँ इंडिपेंडेंट प्रोसेस जो है वो उसको दाग लग रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको अरेस्ट किया जाए इस बात को, क्योंकि अगर दाग लग गया अकाउंटेबिलिटी को इमरान खान के अंदर भी तो फिर आगे इस मुल्क में क्या एहतसाब होगा। अच्छा, ये बहुत जरूरी और बुनियादी है कि एक चीज जिसके अंदर वाकई में बातें तो हुई हैं, कम से कम वो अकाउंटेबिलिटी फ्लो पर भी हुई है, उसका भी मेयार जिस तरह का सामने आया है पिछले चंद दिनों में हमने भी बात की है। तो फिर उसके बाद आपने कहा था उस तरफ बढ़ने की अगर बात करें, एक ये चीज है जिस तरफ ये बढ़े हैं और जिस तरह बढ़े हैं आपके सामने। एक ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो कराची के अंदर जहाँ पर हम बेहतरी की तरफ बढ़े तजावुज़ात के हवाले से, तो उसके अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, जो बेहतरी शायद नहीं क्रिएट हुई, उस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। के ऊपर सिर्फ दुकान का बोर्ड होना चाहिए, उसके बाद जो छपड़े डलते हैं वो अलाउड नहीं है, हमने वो तोड़े हैं। उसके साथ साथ एम्प्रेस मार्केट वो इनक्रोच थी और वो लैंड पार्क की लैंड है, वो जो KMC ने इनको रेंट आउट की थी जगह कोई 30 साल पहले, वो हमने माहिदे ख़त्म कर दिए हैं। इसके नोटिस दिए हैं, अखबार में दिया है, हमने बैनर्स लगाए हैं। जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं जो KMC के रेंट पे थे, हम 2nd या 3rd फेज में एक लिस्ट मुरतब करेंगे इंशाल्लाह। एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पे काम करेगी। 1044 दुकानें मिसमार की हैं, हमने इतनी दुकानें नहीं दी थी। अब मेरी राय ये है, वही साहब आप भी दीजिएगा, वक्त हमारे पास कम है, कि इंक्रोचमेंट हटाने का इनके पास जो जगह थी, वो इंक्रोचमेंट बिल्कुल, अगर एक खाने की जगह या एक दुकान 4 फुट आगे, 6 फुट आगे, 10 फुट आगे, उसको बिल्कुल तोड़ें, नोटिस देके जिस तरह वो कह रहे हैं। और एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द भी जितनी भी जगहें इंक्रोच थी, यानी कि जो कब्जा शुदा ज़मीन थी, उसको बिल्कुल तोड़ें, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन इस बात का, इस हुक्म को इस तरह चौड़ा कर देना
कि जैसे कि वो उन लोगों पर भी अप्लाई करता है जिनके पास चालान्स थे, रेंटल चालान्स थे, अलॉटमेंट्स थी। वो अलॉटमेंट्स चाहे गलत हों, वो अलॉटमेंट्स बिल्कुल गलत की गई होंगी, खुर्द-बुर्द हुई होगी उन अलॉटमेंट्स के लिए, लेकिन अब जबकि हैं तो उनको एक अलग तरीके से कम इस तरह ट्रीट किया जाए कि उनको मुतबादिल जगह देने के बाद ये चीज़ें गिराई जाए, ना कि उनको उसी हाथ के साथ, उसी बेलचे के साथ ट्रीट किया जाए कि जिस तरह ये मिसमार हो रही है फ्रंट, उस तरह उनकी तमाम बात तो ये है कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, खासकर जो जज साहिबान जिन्होंने ये ऑर्डर्स किए हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब को, जो कराची से भी उनका ताल्लुक है, कराची को साफ़ करना उन्होंने ठान लिया है। ये बहुत ही मेरे ख्याल से एहसन बात है, लेकिन अफसोस ये होता है कि जिनका ये एक्चुअली काम है वो नहीं काम ये करते। हर काम सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपना काम नहीं करते। सूबाई हुकूमत हो या आपकी लोकल गवर्नमेंट हो, ये काम उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। होने ही नहीं देने चाहिए, नहज बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन अब जबकि ये इस नहज बात पहुंची है तो ये करना और ये हुक्म आना कि ये किया जाए बिल्कुल दुरुस्त है। ये किस तरह से किया गया डिबेट मेरे लिए सिर्फ ये इस जुमरे में आनी चाहिए बात। देखें, पब्लिक लैंड पे अगर आप बैठे हैं और आपको गैर कानूनी तौर पे बिठाया भी गया, आपको हटाना है, लेकिन जब उसी झाड़ू से हटाना है नहीं, जब 30 साल से ज्यादती है कि आपको गलत तरह से बिठाया गया और ये ज्यादती करने वाली है हुकूमत है, मकामी हो या सूबाई हो, तो उस सूरत में जब लोगों ने 30 साल तक हुकूमत के गलत काम की वजह से, बेशक वो गलत काम का फायदा उठा रहे हैं, वहां पे मेरे ख्याल से जरूरी था पे ये भी वक्त बेशक थोड़ा सा ज्यादा देते, रिहेबिलिटेट करते, हटाते जरूर, इसमें मेरे कोई दो राय नहीं है कि, और ये मैं इतना बता दूं जाफरी साहब, ये अब जो है ना यहाँ बात नहीं रुकनी है, कराची को साफ करके छोड़ेगी सुप्रीम कोर्ट, और ये मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा काम कैंटोनमेंट एरियाज हो, जो कि अब कैंटोनमेंट सारे एरिया साफ कराएंगे आप देखिए। अच्छा, कराची में जो काम नहीं हुआ 70 साल में वो अब सुप्रीम कोर्ट मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं। आप जब ये करने निकले हैं तो माहिर मेहर साहिबा समा की डिजिटल एडिटर हैं, उनका भी एक बहुत उम्दा आर्टिकल है जिससे मैं अब बोरो कर रहा हूं। ये आइडिया कि हमारी हुकूमत ने जब पॉलिसी सेट की तो वो इस तरह सेट की कि कराची में हाई डेंसिटी जोन्स हो, सन 2010 में पीवीपी की हुकूमत ने सेट की, और उसको सेट करने के लिए मुशावरती कमिटीज़ जो बनाई वो हमारे बिल्डर्स की बनाई, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बनाई, जिन कमिटीज़ के अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े ताकतवर लोग शामिल हैं। अब इस नीयत से आप कराची की पॉलिसी नहीं सेट कर सकते, इस नीयत से आप नहीं इस जगह को खाली कर सकते। कल यहाँ पर 40 मंजिला इमारत बननी चाहिए क्योंकि आप वर्टिकल अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं, नहीं हो रही अभी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कराची की डेंसिटी अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर इस तरह की एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द जगह हो, ये जगहें खाली की जाएं क्योंकि ये पगड़ी के ऊपर कम कीमतों पे निकल रही है, ये नीयत का तयन सिंध हुकूमत इस नज़र से नहीं कर सकती कि कराची को वर्टिकली इंटीग्रेट होना चाहिए या कराची को क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं कराची का, क्योंकि पॉलिसी अगर पहली बात है, ये मेरे सामने तो ये बात नहीं है कि यहाँ पे कोई हाई राइजेस बनने जा रही हैं, नहीं मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर हाई राइजेस बन जाए तो क्या बुरा है इसमें, कोई बुरा नहीं, रिहेबिलिटेट करें, इतनी महंगी जगह पे खोखे लगा के बैठे तो इसमें कराची का तो फायदा नहीं है ना। दिस कैन नॉट बी गवर्नमेंट पॉलिसी डिक्टेटेड बाय प्राइवेट इंटरेस्ट, नहीं, नॉट बाय प्राइवेट इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से ये तो पूरे प्राइवेट और पब्लिक और पूरे कराची के हक में है कि अगर महंगी जमीन पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा बहुत ज्यादा शहर को, तो वो काम कहीं और हो। एक इलाके को खाली करते हैं और उसके अंदर से एक प्लॉट निकलता है और उसके ऊपर आप एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि उस इमारत के फ्लैट चंद करोड़ के होते हैं और उसके नीचे एक कॉफ़ी शॉप होती है जो आपको 300 रुपये की चाय बेचती है। तो ये काम एक प्राइवेटियर अगर कर रहा हो तो एक अलग बात है, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं हो सकती। नहीं क्यों हुकूमत की नीयत ये क्यों नहीं हो सकती कि यहाँ पे हाई राइजेस हों और दफ्तर हों और यहाँ मईशत का पहिया जो है चलने वाली ये जगह है। पहली बात है ये नहीं होने लगा, मेरे ख्याल से तो ये खुली जगह रहेगी, यहाँ गार्डन्स बनेंगे और ये बहुत अच्छी बात है। देखें जो सुप्रीम कोर्ट ये काम करा रही है ना, उसके जहन में ये है ही नहीं, वो नहीं होने, नहीं आप नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये इस तरह के काम कर पाएंगे तो ये नहीं होने वाला। और एक और बात है, जितने आर्किटेक्ट्स कंसल्ट किए गए हैं उन सब के ख्याल में इस सब कुछ के बाद जो एक ज़रूरी अमल था, इसके बाद जो अमल होगा उसके अंदर इन्हीं सब पथारेदारों को लीगलाइज, रैशनलाइज, रेगुलराइज करके हिस्सेदार बनाना था कराची के न्यू सदर का। अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर आप इस तरह की जो यहाँ हो रही थी कहीं और इनको जमीन दे करने के लिए,
यहाँ पे ये होना या इनको रेगुलराइज करना क्यों जरूरी है? गरीबों को सेंटर ऑफ द सिटी से भगा नहीं, गरीब ना बोलें। देखें, पहली बात है, जोड़िया बाजार की दुकान जितने करोड़ बनाती है ना, हम यहाँ पे मेरे ख्याल से 10 साल में वो पैसे नहीं बनाते जो एक महीने में बनाते हैं। लेकिन कतई नजर इस बात से, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो काम जहाँ होना चाहिए वहाँ हो, कानूनी तरीके से हो। और हाँ, कंपैशन दिखाना चाहिए कि 30 साल से अगर कोई वहाँ बैठा है तो आप 3 दिन में या इवन एक महीने में निकालना वो एक अलग बात है। I don't agree with जिस तरह इंटरप्रेट किया गया है। खैर, टाइम विल टेल ये किस तरह आगे जाती है। ये ओवरऑल ये अच्छा मुस्बत कदम है और ये कराची साफ होने जा रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है कि वो ये कर रही है। वरना ये काम जो हुकूमतों को करना था, बदकिस्मती के साथ कहना पड़ेगा कि उन्होंने इतने सालों में नहीं किया। आपकी क्या राय है? @agenda360 समा पे हमें दीजिए। facebook.com/agenda360 हमारा ट्विटर पेज है। हमारे ज़ाती ट्विटर हैंडल भी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे होंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक बार फिर जुमे के रोज़ 8:05 पर फिर आते हैं।